दोस्तों नमस्कार। हमारी जो एक श्रृंखला थी नवाचार था हमारा जो मैंने आपके साथ चर्चा की थी कि इन पेपर्स के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें आपकी मैं डाउट क्लियर कर दूँगा और बहुत आराम से कर दूँगा और बड़ा शानदार आप लोगों का समर्थन मिला इस मुहिम को। हाँ, कुछ आवाज़ संबंधी प्रॉब्लम है और वो आवाज़ संबंधी प्रॉब्लम जो है उसका कारण संभवतः ये हो सकता है क्योंकि माइक्रोफ़ोन का भी यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ कहीं न कहीं कट रही है। तो ये क्या है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ोरम है। तो संभवतः कोई नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगले वीक में कोशिश करूँगा कि वाई-फाई के माध्यम से इसको कनेक्ट करूँ या किसी दूसरे ऐप के ऊपर जिसमें दोनों चीज़ें संभव हो, वो कोशिश कर रहा हूँ। यदि सही हुआ क्योंकि कोशिश ये रहेगी कि कोई भी दिक्कत सुनने में और देखने में आपको कोई डाउट कहीं दिक्कत नहीं हो, इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा। कुछ बच्चों ने कहा कि सर कमियाँ तो सब निकालते हैं, कमियों की भी कोई बात नहीं है। कुछ बच्चों ने कहा कि सर वो तो सही आवाज़ है। तो मेरे को आपको जो सुझाव देते हो मुझे बुरा नहीं लगता है, आप बता दिया करो कि सर ये चीज़ थोड़ा-सा और ये करो, हम कोशिश ये करेंगे और जल्दी बहुत सुविधाएँ भी हो जाएँगी। एक सीक्वेंसिंग प्रक्रिया है, क्रमिक प्रक्रिया है, सब कुछ होगा। तो इसी प्रक्रिया के तहत आज हम एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। इस बाकी जो बचे प्रश्न हैं, कल हमने 21% तक पढ़ लिया था। एक प्रश्न आज बच्चों का आ रहा था कि सर रीट लेवल फर्स्ट में या रीट लेवल सेकंड वाले को एलिजिबल करेंगे तो माननीय शिक्षा मंत्री महोदय का ये बयान था कल 12वीं विज्ञान का जो परीक्षा परिणाम घोषित किया कि निश्चित रूप से एनसीटी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग हम शामिल करेंगे। तो रीट लेवल फर्स्ट वाले बच्चे हैं उनको शायद इससे बड़ा नुकसान भी हो सकता है, तो वो बड़े निराश लग रहे थे, सर क्या फ़ायदा है तैयारी करने का, जब वो शामिल हो जाएँगे तो हम कैसे? देखिए पहली बात तो निराश नहीं हो आप, ठीक है? आप मिलेंगे तो संभवतः कोई न कोई समाधान होगा कि दोनों चीज़ें अलग-अलग हैं। तो ये एक अलग मुद्दा है, मैं इस पे किसी के पक्ष में भी बोलता हूँ तो रीट लेवल सेकंड वाले नाराज़ होंगे। बाकी जो सही है वो पहले सिस्टम था वो सही था कि किसी का भी हक नहीं मारा जाए और बराबर सबको अवसर मिले। उसमें यही हो कि लेवल फर्स्ट वाले के लिए भी रेट लेवल फर्स्ट वाले एलिजिबल हों, लेवल सेकंड के लिए लेवल सेकंड वाले एलिजिबल हों। ये एक प्रक्रिया है। देखते हैं क्या होता है, आप चिंता नहीं करें। रिट के एग्ज़ाम को लेकर उन्होंने यही कहा है कि अभी तो पंचायती राज मंत्रालय का मीटिंग होगी, तो एक प्रोसेस टाइम लगेगा। उन्होंने कोरोना का ज़िक्र करते हुए इस बात का उल्लेख कर दिया है कि मुझे नहीं लग रहा है कि इस वर्ष एग्ज़ाम हो पाएगी, ठीक है? स्थितियाँ खराब हैं, गंभीर हैं, कोरोना के केस बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो आप एग्ज़ाम को लेकर ज़्यादा चिंतित नहीं हों, आराम से ईज़ी वे में तैयारी करते रहें, ज़्यादा भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। बाकी बहुत सारी चीज़ें मैं क्लियर कर दूँगा आप लोगों की, कोई भी डाउट आपका नहीं रहने दूँगा। चाहे कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आ रही हैं, इन प्रॉब्लम्स का भी समाधान करने की हम लोग कोशिश करेंगे, ठीक है? तो आज के जो प्रश्न हैं उनको हम आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं आज भी आवाज़ क्या वही रहती है या क्या होता है? फिर कोशिश करूँगा अगला वीडियो तो भी बनाऊँगा अगला वीडियो, जब आवाज़ वाली समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है? तो आज हम पढ़ रहे हैं इसके अंतर्गत और इसके अंतर्गत जो है वो 21 नंबर के प्रश्न तक हम लोगों ने पढ़ लिए थे और 21 नंबर के प्रश्न के पढ़ने के बाद जो है वो 22 नंबर का जो प्रश्न है वो हम लोग देख रहे हैं, ठीक है ना? 22 नंबर का जो प्रश्न है वो देख रहे हैं। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, यह है, ठीक है? ये क्या है? ये संज्ञानात्मक योग्यता है, माता-पिता से प्रभावित है, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा से प्रेरित वो बालिका है। तो ये देखना आप इस प्रश्न को हम समझ रहे हैं, ठीक है? एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है क्या है? संज्ञानात्मक योग्यता। देखो मेहनत करना संज्ञानात्मक योग्यता नहीं होती है, ठीक है ना? वो एक मोटिवेशन आ रहा है, मेहनत कर रही है बालिका और खुद अपने लेवल पे मेहनत कर रही है। कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर एक बच्चा मेडिकल परीक्षा में कठिन सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत कर रहा है, तो वो क्या है? जब खुद अपनी इच्छा से कर रहा है, जब कोई दबाव नहीं होता है, तो हमेशा याद रखना इंटरनल मोटिवेशन होता है, चाहे उसमें वो किसी चीज़ के लिए करे। खुद की इच्छा से जो चीज़ें होती हैं, वो हमेशा इंटरनल मोटिवेशन तो ये संज्ञानात्मक योग्यता नहीं है। इसमें प्रेरणा झलक रही है, माता-पिता से प्रभावित बालिका परीक्षा में मेहनत कर रही है, इसमें माता-पिता का कहीं ज़िक्र नहीं आ रहा है,
तीसरा कहीं जिक्र नहीं आ रहा। उच्च उपलब्धि विप्रेरणा, तो निश्चित रूप से जो है इसमें उच्च उपलब्धि विप्रेरणा जो है एकदम से ज्यादा जो है वो सटीक आंसर होगा दोस्तों। उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा ये एकदम सटीक आंसर है, इसका याद रखना। समझ में आ रहा है? उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा जो है इसका क्या होगा, मेरे अनुसार एकदम सटीक आंसर होगा इसका। तो मैं देख पा रहा था, थोड़ा सा कलर हो जाता है इसमें। तो ये उच्च उपलब्धि भी प्रेरणा, ठीक है ना। तो ये आप जो देख रहे हैं, ये 3 नंबर का ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। एक बालिका परीक्षा में मेहनत करती है, कौन सी योग्यता है, ये उच्च उपलब्धि भी प्रेरणा, ये हमारा अचीवमेंट मोटिव होता है। और इस ये जिन बच्चों में होता है, मैकमिलन और एटकिंसन ने इसका अध्ययन किया था। मैं आगे इसके ऊपर और भी चर्चा करूंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, सेकंड ग्रेड में बहुत प्रश्न आते हैं यहाँ से। और उपरोक्त सभी, तो इसका उत्तर सही क्या होगा, उच्च उपलब्धि अभिप्रेरणा इसका उत्तर सही हो जाएगा, याद रखना। ऐसा कोई भी प्रश्न आता है जहां केवल इंटरनल प्रेरक दिखता है, वो हमेशा याद रखना अचीवमेंट मोटिव से प्रेरित होकर ऐसा होता है। मैककिलैंड और एटकिंसन ने इसका अध्ययन किया था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, तो इसमें है 23 नंबर का प्रश्न, शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट, इसका संबंध किससे है, शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का संबंध किससे है। शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का जो संबंध है वो किससे है, आप देख लें इसमें। आरटी 2009, एनसीएफ 2005, कोठारी आयोग और मुदालियर आयोग, तीन चीजें सामने आ रही हैं। आरटी 2009, एनसीएफ 2005, कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग। देखिए, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें कहीं भी शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट का जिक्र नहीं है। एनसीएफ 2005 निश्चित रूप से इसमें जिक्र मिलता है। और एनसीएफ 2005 जो था वो प्रोफेसर यशपाल कमेटी, कुछ साइकोलॉजी के जो मेरे एडिशन है उनमें कुछ मिस प्रिंट हो रखा है। तो एनसीएफ 2005 की जो कमेटी के अध्यक्ष थे, एक पहले वाले एडिशन में लिख रखा था प्रोफेसर यशपाल, और सेकंड जो संशोधित एडिशन आया उसमें जेपी नायक लिख दिया, तो वो जेपी नायक मिस प्रिंटिंग में है। प्रोफेसर यशपाल कमेटी की सिफारिश पे, 38 विद्वानों की सिफारिश पे एनसीएफ 2005, इससे पहले प्रोफेसर यशपाल कमेटी ने एनसीएफ 2005 लागू होने से पहले 1993 में एक कमेटी गठित की थी, और कमेटी की जो रिपोर्ट थी प्रोफेसर यशपाल की, वो ये थी शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट, ठीक है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि बच्चों के ऊपर बोझ नहीं डाला जाए, पाठ्यक्रम को बहुत हल्का किया जाए, पुस्तकों की संख्या जो है वो कम की जाए, परीक्षा के भय को दूर किया जाए, मतलब विद्यालय के प्रति बच्चे रचनात्मक बन जाए। तो बहुत सारी विशेषताएं हैं शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट, और इस पे बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं जब एनसीएफ 2005 पढ़ाऊंगा तो बड़े अच्छे से आपको समझा दूंगा। बाकी आने वाले 10 मॉडल पेपर में खूब सारा इसका जिक्र आएगा, तो लगभग विशेषताएं वैसे ही क्लियर हो जाएंगी आप लोगों की। तो इसका उत्तर एनसीएफ 2005 है। कोठारी आयोग 1964 से 66, दौलत सिंह कोठारी आयोग उदयपुर के थे। और इस आयोग का सबसे बड़ा सुझाव ये था कि समान स्कूल शिक्षा व्यवस्था का सुझाव दिया था कोठारी आयोग ने। और मुदालियर आयोग जो था 1952, इसने माध्यमिक शिक्षा में जो अपना माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जो स्थापना है वो इसी मुदालियर आयोग की सिफारिश पे हुई थी। आपको केवल इतना ही जानना है, एनसीएफ 2005 का संबंध है शिक्षा बिना बोझ की रिपोर्ट, और ये रिपोर्ट 1993 में प्रकाशित हुई थी प्रोफेसर यशपाल कमेटी की सिफारिश पे, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की ओर। 24 नंबर का हमारा प्रश्न होगा, आप देख रहे हैं 24 नंबर का प्रश्न, क्रियात्मक अनुसंधान की विशेषता है। देखिए, एक्शन रिसर्च, ये आपके लास्ट के पेडागोजी के प्रश्न शुरू हो चुके हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है, याद रखना। क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषता है। एक्शन रिसर्च स्टीफन एम कोरी की अवधारणा थी, वैसे कोलियर ने शब्द का प्रयोग किया था, बंकिंघम ने सबसे पहले इसकी अवधारणा के महत्व पे बल डाला था। ये बहुत सारे बिंदु हैं, जब एक्शन रिसर्च पढ़ाऊंगा, ये मैंने बहुत इसको प्रैक्टिकली किया है क्रियात्मक अनुसंधान पे। मैं खुद जिला स्तरीय डाइट कमेटी में क्रियात्मक अनुसंधान कमेटी का जो है वो मेंबर था, और हमने थर्ड ग्रेड के जो टीचर हैं उनको बहुत प्रशिक्षित किया है इसके ऊपर। तो मैंने बहुत योजनाएं बनाई हैं एक्शन रिसर्च की, मैं आपको भी बहुत अच्छे से समझाऊंगा। एक्शन रिसर्च बहुत ईजी सा टॉपिक है, बस समझने की जरूरत है। ये सब चीजें मतलब पेडागोजी वगैरह, ये सब मैंने व्यवहार में अप्लाई किए हुए हैं, सब चीजें मेरी प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ, पर रियली मैंने बहुत जिया है इन चीजों को, तो मैं बड़े आराम से समझाऊंगा आपको, डरे नहीं कहीं भी। क्रियात्मक अनुसंधान की क्या विशेषता है? देखिए, क्रियात्मक अनुसंधान बहुत ईजी टॉपिक है, और एक प्रश्न यहाँ से आता है, विद्यालय कार्य प्रणाली का अध्ययन। क्रियात्मक अनुसंधान का मूल उद्देश्य ये है कि अध्यापक कार्यकर्ता अपनी और विद्यालय की कार्य प्रणाली संबंधी समस्याओं का अध्ययन करते हैं, खुद की भी और विद्यालय की भी। तो ये भी सही है विशेषता, ये भी सही है। अध्यापक कार्य प्रणाली का अध्ययन न्यायाधीश कक्षा कक्ष होता है। न्यायाधीश का मतलब होता है सैंपल, ठीक है। आपको एक्शन रिसर्च करना है तो सैंपल कहाँ से लोगे आप? मौलिक अनुसंधान में तो कहीं से भी ले सकते हो, लेकिन क्रियात्मक अनुसंधान में केवल क्लासरूम से ही
सैंपल लिया जाता है। तो ये तीनों विशेषताएं इसकी हैं, इसलिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, इसका उत्तर जो है वो सही हो जाएगा। याद रखना, बहुत इजी प्रश्न है, बहुत सारी चर्चाएं, क्योंकि आगे आने वाले 10 मॉडल पेपर में इसके हर में एक प्रश्न आएगा, तो इसकी और चर्चाएं हो जाएंगी। यहाँ बहुत शॉर्ट में मैं चर्चा कर रहा हूँ, समझ में आ गया होगा कि इसमें क्या विशेषता है और क्या नहीं है। तो इसमें क्या किसका अध्ययन करेंगे? बालक के व्यवहार संबंधी, शिक्षकों के व्यवहार संबंधी, परीक्षा संबंधी, समस्या संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी समस्याएं, ठीक है, विद्यालय के वातावरण संबंधी समस्याएं, संगठन और प्रशासन संबंधी समस्याएं, इन सब का अध्ययन अपन लोग करते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, अगले प्रश्न की ओर अपन चल रहे हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, परीक्षण का प्रयोग जब किया जाए तो उसके परिणामों में किसी प्रकार का अंतर ना होकर समानता हो, वह है। बहुत अच्छा प्रश्न है। मापन, मूल्यांकन और उपलब्धि परीक्षण, ये 3 टॉपिक आपके एक साथ सिलेबस में है और ये मेथड में भी आते हैं। ढंग से ये समझ लिए तो 5 से 6 प्रश्न तैयार हो जाते हैं और बहुत इजी चीजें हैं। इन पे मैंने कहा, बहुत से बच्चों ने इतने इतने वीडियो बना रखे हैं, लोगों ने 5-5 10-10 घंटों के। मात्र ही 40 मिनट का टॉपिक है, मापन, मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, सीसी। इनको इजी वे में समझना है। कोई भी टॉपिक को बड़े करवाने से नहीं होता, याद रखना। कोई भी टॉपिक की उपयोगिता किस बात से है कि वहां से प्रश्न कैसे आते हैं। ये चीज जब समझ में आने लग गई तो मैं कह रहा हूँ इजी वे में सिलेबस हो जाएगा। ऑनलाइन में तो ई कंटेंट इतना आ रहा है कि लोगों को टेंशन हो जा रही है, बच्चों को ये नहीं पता चल रहा कि पढ़ें क्या छोड़ें क्या। और मुझे बड़ा दुख होता है कि टीचर्स शायद वांछनीय शिक्षण को भूल चुके हैं, कि हमें जो बच्चों को बताना है वो चीजें नहीं बताई जा रही हैं। मुझे बड़ा दुख होता है इन चीजों का, कि बहुत अनावश्यक चीजें ज्यादा बताई जा रही हैं। परीक्षण का जब भी प्रयोग किया जाए उसके परिणामों में अंतर ना हो, समानता हो। मतलब जब भी वो परीक्षण करोगे तो उसका रिजल्ट हमेशा एक समान रहेगा। ये प्रश्न केवीएस में 3 बार आ चुका है, डीएसएसबी में आ चुका है, रिट में आ चुका है, सीटेट में 2 बार आ चुका है, सेकंड ग्रेड में प्रश्न आ चुका है, बहुत बार आ चुका है प्रश्न। व्यापकता, व्यापकता होगा क्या? नहीं। व्यापकता मतलब होता है कि ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक और सभी प्रकार के प्रश्नों का समावेश हो। वेदता, वेदता होगी क्या? ये विशेषताएं बहुत इंपॉर्टेंट है मूल्यांकन के आधार पर, इनके प्रश्न जरूर आता है। वेदता का मतलब जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है, क्या उसका मापन करता है कि नहीं करता है। विभेदीकरण, प्रतिभाशाली, मंदबुद्धि, औसत बच्चों में अंतर करे, प्रश्नों का लेवल अलग हो। विश्वसनीयता, विश्वसनीयता का मतलब है स्थिरता, यानी कि परीक्षा परिणाम में बदलाव नहीं होना चाहिए। वो टेस्ट आज यहाँ देसिंग सर ले रहे हैं, चाहे कोई दूसरा टीचर ले, नंबरों में स्थिरता जहां होगी वो बिंदु क्या होता है? विश्वसनीयता होता है। वो क्या होता है? विश्वसनीयता। तो समानता होनी चाहिए, समानता मतलब विश्वसनीयता होगी, स्टेबिलिटी होनी चाहिए, उनमें कहीं आत्मनिष्ठा नहीं आनी चाहिए, याद रखना। तो ये विश्वसनीयता कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है। अगले प्रश्न की ओर अपन चल रहे हैं। 26 नंबर प्रश्न है, एक आरटी 2009 में शिक्षक का दायित्व नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरटी 2009 को जब पढ़ाया जाता है, और रीट में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। आरटी 2009 का मैंने किताब में सिलेबस डाल रखा है, आरटी 2009 का इतिहास, आरटी 2009 की 38 धाराएं। यदि आप रीट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप 3 घंटे आरटी 2009 को पढ़ा रहे हैं, मैं खुद कह रहा हूँ कि यदि मैं पढ़ाऊँ आरटी 2009 को तो 10 घंटे में भी पूरा नहीं हो। लेकिन फायदा क्या है? प्रश्न एक आना है। कहाँ से आना है? सिलेबस में केवल ये लिखा हुआ है शिक्षक की भूमिका और दायित्व है। मतलब आज तक जितने भी रेट में प्रश्न आए वो केवल शिक्षक की भूमिका और दायित्व पे आए, और अलग आते हैं तो वो गलत है। वो गलत है। पढ़ा दूंगा मैं भी पूरा, लेकिन प्रश्न सिलेबस के अकॉर्डिंग शिक्षक की भूमिका और दायित्व के अलावा 8 2009 से प्रश्न नहीं पूछा जाना चाहिए। सिलेबस ये कहता है, तो इस पे शिक्षक के दायित्व पे ही प्रश्न सबसे अधिक आते हैं। स्कूल व्याख्याता में आप पढ़ रहे हो 8 2009 डिटेल में पढ़ लो, उसमें भी इतिहास पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो कई बार क्या होता है, कुछ टीचर्स क्या करते हैं, बहुत ज्यादा इसको पढ़ा देते हैं, आवश्यक नहीं है। वो केवल भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो हमने कितना मैटर दे दिया है। मैटर देना उतना ही चाहिए जितना पाच्य हो। यदि वो पाच्य नहीं होगा तो वो क्या हो जाएगा? बुलिमिया होगा, पर्जिंग बुलिमिया होगा, आप उल्टी करोगे वापस, ठीक है, बचेगा नहीं वो। तो बेहतर है कि आपको एसिडिटी नहीं हो, और एसिडिटी से बचना है तो आपको उतना ही खाना है जितना आपके पथ्य हो सके। तो शिक्षक की भूमिका और दायित्व पे ही प्रश्न पूछेगा, तो ये बहुत अच्छे से बिंदु मैं इसका एक फार्मूला देके बस समझाऊंगा। पहला बिंदु है, प्रति सप्ताह 45 लाख दे रखा था मॉडल पेपर में, 45 कालांश। ये प्रश्न बहुत बार आ गया, प्रति सप्ताह 45 कालांश होगा। एक बार 48 का भी उत्तर माना गया था, लेकिन वर्तमान में 45 से नवीन संशोधन में याद रखना। निजी शिक्षण करवाना, शिक्षक धारा 28 के तहत शिक्षक निजी ट्यूशन नहीं करवा सकता। ठीक है ना, मतलब होता था पहले टीचर जो होते थे वो स्कूल में पढ़ाते नहीं थे, फिर बच्चों को घर बुलाते थे। उसके लिए प्रावधान किया गया था कि टीचर स्कूल में बच्चों को पढ़ाए और उन बच्चों को घर पे नहीं पढ़ाए, ये था इसका। अब इसके मायने अलग अलग बदल चुके हैं, ठीक है ना। आप भी कह दोगे सर आप क्यों पढ़ाते हो, वो अपन एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाते हैं, और कॉलेज स्कूल टाइम में मैं कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करता हूँ, याद रखना। फिर भी ये आप
आप अपने खाली टाइम में आप जो है उन स्कूल के बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे निजी ट्यूशन, स्पेशली इस संदर्भ में था ये धारा। स्कूल में नियमित रूप से आना, नियमित रूप से सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेना। तो यहाँ गलत कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा निजी शिक्षण करवाना, ये धारा 28 के तहत गलत है। तो यह दायित्व नहीं है, बाकी ऊपर वाले तीनों दायित्व है। नियमित रूप से आएगा, 45 का अलांस लेगा, सरकार के प्रशिक्षण में भाग लेगा, माता पिता के साथ मीटिंग लेगा, ठीक है ना, तय समय पे पाठ्यक्रम पूरा करवाएगा। ये सब शिक्षक के दायित्व होते हैं, बहुत डिटेल में मैं इनको समझाऊंगा। तो आपको रिट के अकॉर्डिंग केवल यही पढ़ना है। बहुत अच्छा पर्सन है, ये सभी पर्सन अच्छे हैं, इतने अच्छे पर्सन बनाए हैं, बड़ाई नहीं कर रहा, बहुत अच्छे बनाने की कोशिश की है मैंने, और इनके माध्यम से मैं ऐसा अभ्यास करवा दूंगा, बस ये वॉइस वाली प्रॉब्लम, ये सब थोड़ी दूर हो जाएंगे ना। अगला प्रश्न 27 नंबर का, चिंतन स्तर का शिक्षण सही नहीं है। सही कौन सा नहीं है, ये आपको समझना है। ये भी आपका जो शिक्षण अधिगम एक टॉपिक है, बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि शिक्षण अधिगम टॉपिक सिलेबस में है कि नहीं है आपके सिलेबस में, स्कूल व्याख्याता में भी है। देखिए, शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, स्मृति स्तर, चिंतन स्तर और बौद्ध स्तर। स्मृति स्तर हर्बर्ट ने दिया था, बौद्ध स्तर मोरिसन ने दिया था और चिंतन हंट ने दिया था। तो ये सही है, हंट सही है एकदम से, कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न ये पूछ रहा है, नहीं पूछ रहा है, याद रखना, नहीं शब्द ध्यान में रखना है। शिक्षण ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक रूप में होता है। निश्चित रूप से शिक्षण ज्ञानात्मक भी होता है, भावात्मक भी होता है और क्रियात्मक, तीनों पक्ष एक साथ चलेंगे। निर्णयात्मक प्रक्रिया मूल्यांकन, मूल्यांकन हमेशा निर्णय प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है। बहुत बार ये प्रश्न आया हुआ, रेट में आपके प्रश्न आया हुआ है। मूल्यांकन में डिसीजन दिया जाता है कि ये चीज सही है कि नहीं है, अच्छी है कि बुरी है। तो डिसीजन प्रदान करने की प्रक्रिया जो होती है वो मूल्यांकन होती है। आपका अभी तक मापन हुआ और जिस दिन आप टीचर बन जाओगे वो आपका क्या कहलाएगा, मूल्यांकन, कि आप टीचर बनने योग्य हो कि नहीं हो। ठीक है। आरटी 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ, तो ये भी सही है। यहाँ गलत क्या हो जाएगा, मूल्यांकन जो है वो निर्णय प्रदान करने वाली प्रक्रिया होती है, जबकि इसमें लिखा हुआ है अनिर्णयात्मक प्रक्रिया। तो ये क्या हो गया, ये गलत हो गया, याद रखना। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर अपन बढ़ेंगे। सीसी की विशेषता नहीं है। सीसी सतत और व्यापक मूल्यांकन, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूशन की विशेषता नहीं है। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत आराम से समझा दूंगा, मत चिंता करा करो। और वैसे ही प्रश्नों में बहुत सारी चीजें हो जाएगी। योगात्मक मूल्यांकन होता है सीसी में। योगात्मक का मतलब सत्र के एक निर्धारित अवधि में निर्धारित पाठ्यक्रम का किया जाने वाला मूल्यांकन योगात्मक कहलाता है। तो योगात्मक होता है, और राजस्थान में पहले 4 होते थे, आजकल 3 कर दिए हैं, नवीन संशोधन सहित बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि जब कोई स्कूल एजुकेशन या कॉलेज एजुकेशन से जुड़ा हुआ बंदा होता है, तो उसको ये पता होता है कि संशोधन क्या हो रहे हैं। ये बड़ा फायदा होता है। बहुत से लोग जो गाइडों में पढ़ के बताते हैं, उनको पता ही नहीं कि नवीन चेंज क्या हो गए। अब इनमें स्कूल मैनेजमेंट में भी ये स्थितियां हैं, बहुत चेंज होते रहते हैं। तो ये जो स्कूल एजुकेशन से जुड़ा हुआ आदमी है, जैसे मैं 8 साल स्कूल एजुकेशन में रहा, तो मुझे पता चल जाता है कि ये चीज इसमें ये होती है। मैं सीसी का प्रभारी था अपने स्कूल में, ठीक है, हेड टीचर था मैं। तो जो मैं प्राइमरी उच्च प्राइमरी के जो टीचर थे, उनका पूरा सीसी के रजिस्टर में चेक करता था। तो इन सब चीजों का व्यवहारिक नॉलेज है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो योगात्मक मूल्यांकन होता है, याद रखना। रचनात्मक आकलन मतलब सीखने और सिखाने की प्रक्रिया के दौरान नियमित रूप से जो आकलन दर्ज करना होता है, वो होता है रचनात्मक, जिसको आप निर्माणात्मक मूल्यांकन भी बोलते हैं, एक प्रकार से फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है। ये समेटिव असेसमेंट होता है। तो दोनों होते हैं। पोर्टफोलियो फाइल होती है सीसी में, ठीक है, जिसमें बच्चे का पूरा रिकॉर्ड रखा जाता है। पाठ्य पुस्तक विधि, ये इसकी विशेषता नहीं है, पाठ्य पुस्तक विधि का कोई विशेषता नहीं है। विषय बहुत कम जोर दिया जाएगा पाठ्य पुस्तक विधि पे, तो ये इसकी विशेषताओं में नहीं आता है। तो ये उत्तर गलत हो गया। अगले प्रश्न पे अपन चल रहे हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, सुमेलित नहीं है, मतलब क्या पूछ रहा है नहीं, नहीं पूछ रहा है, याद रखना। पहला ऑप्शन है ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न। ईड, ईगो और सुपर ईगो की अवधारणा किसकी थी, निश्चित रूप से सिगमंड फ्राइड की अवधारणा थी। और ईड जो होता है वो प्राकृतिक वातावरण से उत्पन्न होता है, ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से होता है और सुपर ईगो सामाजिक वातावरण से उत्पन्न होता है। तो यहाँ ईगो मनोवैज्ञानिक वातावरण से उत्पन्न है, मतलब सही है। मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न आएंगे इस पेड ईगो पे, तो आगे चर्चाएं हो जाएंगे, वरना तो बहुत ज्यादा डिटेल में चर्चा कर सकता हूँ, कितना ही बता सकता हूँ। और ये सुविधाएं हो जाएंगी, तो फिर ऑनलाइन से 2 घंटे चर्चा कर लूंगा आपके साथ बैठ बैठ के, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है। अचेतना विप्रेरणा, फ्राइड निश्चित रूप से भी सही है। फ्राइड ने अचेतना विप्रेरणा में बल दिया था कि हम जो शौपन की जो मतलब जिन चीजों को अपन दबा देते हैं, वो चीजें हमें जिंदगी में हमेशा प्रेरित करती हैं, बार बार चेतन मानने का प्रयास करती हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग अपन क्रियाएं करते हैं। तो अचेतना विप्रेरणा बहुत बड़ा बिंदु है फ्राइड का, ये भी सही है। प्रोपियम गुण, ऑलपोर्ट, प्रोपियम का मतलब यहाँ जो है वो क्या लिया गया, आत्म तत्व से लिया गया है, और आलपोर्ट की अवधारणा थी ये। आलपोर्ट ने अपने विशेषक उपागम में, सीलगुण उपागम में अवधारणा दी थी कि जो विभिन्न नियम है सील गुणों को जो संगठित करता है, उसको इसने क्या नाम दिया था, प्रोपियम नाम दिया था। तो ये भी क्या है, सही है। और चौथा है सौप्रत्यय सिद्धांत, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी, केटल। देखिए, केटल ने सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी नहीं दी थी, सेल्फ कॉन्सेप्ट थ्योरी किसने दी थी,
कार्ल रोजर्स ने दी थी, तो ये उत्तर गलत हो गया। ये कार्ल रोजर्स की अवधारणा थी स्वपरते व्यक्तित्व का सिद्धांत, तो ये केटल यहाँ गलत हो गया, याद रखना, ठीक है। तो ये अगले प्रश्न की ओर अपन चलेंगे। अगले प्रश्न में 30 नंबर का अपना प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है ये। असंबंधित को छांटिए। नैतिक तर्कना, देखिए नैतिक तर्कना की जो अवधारणा है वो जीन पियाजे की है कि नहीं है? गलत है, नहीं है। नैतिक तर्कना की अवधारणा कोहलबर्ग की अवधारणा थी और उन्होंने 72 बच्चों पे लगभग प्रयोग किया था, 10 से 16 वर्ष के बच्चों पे प्रयोग किया था और उन्होंने नैतिक विकास के 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी। ये भी बड़ा विवादित रहता है, सर अवस्थाएं कितनी है? वैसे उप-अवस्थाएं थी 6, मूल अवस्थाएं या मूल स्तर 3, तो 3 स्तर बोलते हैं और 6 उप-अवस्थाएं बोलते हैं। तो कन्फ्यूजन मत होना, नैतिक तर्कना की अवधारणा जीन पियाजे की नहीं थी, जीन पियाजे ने नैतिक सिद्धांत दिया था, बट नैतिक अवधारणा नहीं दी थी। तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। नैतिक विकास की 6 अवस्थाएं कोहलबर्ग निश्चित रूप से सही है, ठीक है। 3 स्तर और 6 अवस्थाएं बताई थी कोहलबर्ग ने 1969 में। बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, बहुत डिटेल में समझाऊंगा, एक चीज समझाऊंगा, इतना इंपॉर्टेंट है, हर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न आता है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अध्यक्ष कौन थे? प्रोफेसर यशपाल थे, याद रखना। और 38 विद्वान इनके साथ थे और 2005 में एनसीएफ 2005 लागू हो गया था। और जो जेपी नायक का संदर्भ आता है, जेपी नायक ने समानता, गुणवत्ता और परिमाण को दुग्राह्य त्रिकोण कहा था, यशपाल पाठ्यचर्या का, एनसीएफ 2005 का। तो यशपाल सही है, ये भी ठीक है। कुर्ट लेविन तल्लुक का सिद्धांत, यानी जिसको अपन फील्ड से क्षेत्रीय सिद्धांत बोलते हैं, ये किसका अवधारणा है? कुर्ट लेविन, इनको गेस्टाल्टवादी, जर्मन गेस्टाल्टवादी भी कहा जाता है। तो तल्लुक का सिद्धांत जो है कुर्ट लेविन ने दिया था, सही है। तो उत्तर गलत क्या हो गया? जीन पियाजे। तो ये आज के प्रश्न थे, बहुत जल्दी। अब मैं आवाज वाली समस्या का समाधान यदि आज नहीं होता तो फिर मैं आगे इसका ही समाधान निकाल के फिर कोशिश करूंगा आगे आने वाले वीडियो बनाऊं। आप लोगों का स्नेह बना रहेगा, टेंशन मत लेना, तनाव मत लेना। आप बहुत अच्छे हैं और जिंदगी में बहुत अच्छी ऊंचाइयों को छुएंगे। निश्चित रूप से हम मिलके बहुत अच्छा कुछ करेंगे, कहीं भी डरना मत, निश्चित रूप से बहुत अच्छा होगा, ठीक है। धन्यवाद आप सभी लोगों को, और आज का वीडियो जो हमारा समाप्त है।